हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे वंस अगेन। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है टू शेयर विद यू वो है पार्किंसन, मसीनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हाउ द पार्किंसन एंड द मसीनिया ग्रेविस एंड द मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमनैलिटी ये है कि ये तीनों की तीनों जो डिजीज़ हैं ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन तीनों में जो मोटर नर्व इम्पल्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रैवल टू द पर्टिकुलर मसल, वो इसमें मोटर नर्व यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी इट्स ए मोटर नर्व डिसऑर्डर। नंबर टू। नंबर थ्री, जो इनकी जो डिस्क्रिप्शंस है ऑफ ईच, डिस्पाइट ऑफ दिस कॉमनैलिटी, उसके बावजूद ही इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दोज डिफरेंसेस। पार्किंसन डिजीज़ की अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो जो कॉमन है वो ये है कि तीनों डिजीज़ का जो इटियोलॉजी है वो अननोन है। यानी रिसर्च एंड स्टडी ये शो करती है कि इन तीनों मोटर नर्व डिसऑर्डर की जो कॉज हैं, यानी जो कंफर्म एक इटियोलॉजी है, दैट इज सो फार नॉट नोन। लेकिन और बहुत सारी सपोर्टिंग रिसर्च जो इंफॉर्मेशन है वो कहती है अननोन वायरस हो सकता है, या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर डिफेक्ट हो सकता है, या फिर हेरिडिटरी है, या कोई हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी या स्ट्रोक रही होगी, जिसकी वजह से अब एज फैक्टर, इंक्लूडिंग द एज फैक्टर, उसकी वजह से एल्डरली क्लाइंट में पहुंचते पहुंचते क्लाइंट को 50-60 के आसपास ये पार्किंसन है, या फिर मस्थीनिया ग्रेविस है, या फिर वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। लेकिन नंबर वन इटियोलॉजी इज अननोन। लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ ईच वन बाय वन। पार्किंसन डिजीज की जो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्टडी है, इंफॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि देर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन द डोपामिन एंड एसिटाइलिन हार्मोन। लिसन अगेन, देर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलिन न्यूरो हार्मोन। अब ये इम्बैलेंस क्यों है, दैट इज अननोन, राइट। नंबर टू, मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्स द डिस्क्रिप्शन, यानी इन अदर वर्ड व्हाट्स द पैथोफिजियोलॉजी। वहाँ पर वो कहता है कि जो एसिटाइलिन रिसेप्टर सेल्स हैं, या तो वो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं या फिर इन नंबर वो डिक्रीज है। अब ये एसिटाइलिन रिसेप्टर सेल का लोकेशन क्या है? जो मोटर नर्व इम्पल्सेस ब्रेन से ट्रेवल करते हुए बॉडी की तरफ आती हैं, मसल की प्लेट के साथ, यानी जिस मसल को एक्शन करना है उस मसल के साथ आके जब वो पॉइंट ऑफ कनेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर एसिटाइलिन रिसेप्टर सेल होते हैं जो नर्व मसल प्लेट्स के अपर सरफेस में लोकेटेड हैं, राइट। वो अपने इम्पल्सेस को इन एसिटाइलिन रिसेप्टर सेल को ट्रांसमिट कर देती हैं, यानी हैंड ओवर कर देती हैं इन सिंपल वर्ड। और वो एसिटाइलिन रिसेप्टर सेल जो हैं कंप्लीट उस मसल्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कहते हैं कि कार्डियक हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें एसए नोड है एंड देन एवी नोड है। अब देखिए, एसए नोड इज ए बंडल ऑफ सेल्स। बंडल ऑफ सेल लोकेटेड जो है वो सुपीरियर वीना केवा के पास ही है, यानी नर्व इम्पल्सेस वहाँ से आती हैं, और एक सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको एस ए नोड बोलते हैं हम, और वो उसको हैंड ओवर यानी इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर देती हैं। और देन जब वो एस ए नोड उनको कैच कर लेता है, और देन वो अपर चैम्बर के दोनों चैम्बर्स में, राइट एंड लेफ्ट में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो सिमिलरली यहाँ पर जब मोटर नर्व्स ऊपर से आई हैं और उन्होंने आके एसिटाइलिन रिसेप्टर सेल जो मसल प्लेट्स में लोकेटेड हैं उनको हैंड ओवर कर दिया, यानी ट्रांसमिट कर दिया, एंड देन लेटर ऑन वो सेल जो है पूरे मसल्स के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रांसमिशन कर देती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड पैथोफिजियोलॉजी। नंबर थ्री जो है हमारे पास जो डिसऑर्डर है न्यूरोमस्कुलर साहब, वो है आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, इसमें भी मोटर नर्व इम्पल्सेस का डिसऑर्डर है, लेकिन व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। इसमें क्या होता है कि जो माइलिन शीथ है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो एक आउटलाइन है,
जो कवरिंग प्रोवाइड करती है ब्रेन को एंड द स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर को, कहीं ना कहीं इसकी जो कवरिंग है वो कहीं कहीं से डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी नॉट ए कंप्लीट 100%, लेकिन कहीं कहीं से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, एंड द कॉज इज नॉट नोन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इम्पल्सेस जो है वहाँ से फिर स्लो डाउन हो जाती हैं। अदरवाइज जो कवरिंग है उस एरिया से जो इम्पल्सेस हैं उनका नॉर्मल फंक्शन है कि दे रन लाइक ए इन ए वेरी रैपिडली फैशन, यानी जो नर्व इम्पल्सेस ऊपर से आती हैं दे ट्रेवल वेरी रैपिडली जो एरिया कवर्ड है, क्योंकि इसका जो अगर आप नॉर्मल एनाटॉमी देखेंगे तो माइलिन शीथ की कवरिंग है, गैप है, कवरिंग है, गैप है, ऐसा है। अगर आप न्यूरॉन्स की डायग्राम निकाल कर गूगल के थ्रू देखेंगे तो आपको ये हूबहू ये स्ट्रक्चर इस तरीके से माइलिन शीथ कवरिंग का मिलेगा। अब जो एरिया इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ वहाँ पे क्या होता है कि इम्पल्सेस ट्रैवल रैपिडली, फिर गैप आ गया, इम्पल्सेस स्लो हो जाएंगी, फिर कवरिंग आ गया माइलिन शीथ की, फिर से वो रैपिडली ट्रैवल करती। लेकिन इस डिजीज की वजह से जो एरिया कवर है वहाँ से माइलिन शीथ डिजनरेट हो जाती है, या फिर वो उसके पैचेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट जिन नॉर्मल इम्पल्स को रैपिडली ट्रैवल करना चाहिए था उस एरिया से, वो अब उस स्पीड से ट्रैवल नहीं करते। इसका जो रिजल्ट निकलता है एट द एंड में वो ये होता है कि जो इम्पल्स जिस मसल्स के पास ट्रांसमिट होके पहुंचनी चाहिए थी वो स्लो या डिले हो जाएंगी, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द थ्री न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। ये तीनों के तीनों जो टॉपिक आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको सिंपल एंड ईजी किया जाए यू कैन अंडरस्टैंड। ना कॉमनैलिटी क्या है कि इसमें मोटर नर्व्स का ट्रांसमिशन जो है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है तीनों में। लेकिन अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की थोड़ी सी बात करेंगे तो उस डिजीज प्रोसेस के एक स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर क्या है कि ये डिजीज का जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज कई बार डिजीज के जो साइन सिम्टम है वो रेमिट हो जाते हैं, यानी सबसाइड हो जाते हैं, राइट, लुक लाइक देयर इज नो डिजीज। लेकिन उसी के अपोजिट साइड में कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो डिजीज है वो उसके जो साइन सिम्टम है वो इंक्रीज होते हैं। सो दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ द डिजीज। इसमें कोई भी आपने एक्स्ट्रा नहीं किया, यानी साइन सिम्टम इंक्रीज होते हैं, साइन सिम्टम डिक्रीज होते हैं। दैट इज द पैटर्न ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए वेरी स्पेशल करेक्टर वो ये होता है कि हीट में, इंक्रीज टेम्परेचर में, वेदर कंडीशन समर्स हैं और उस कंडीशंस में इसके साइन सिम्टम जो हैं वो टेंड टू इंक्रीज। इसलिए पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए समर में धूप में बाहर जाने से, या उसके रूम का टेम्परेचर जो है वो कूल होना चाहिए ताकि उसके साइन सिम्टम की जो इंटेंसिटी है, सिविरिटी है, वो इंक्रीज ना हो। मस्थीनिया ग्रेविस को लेके अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि सीटोकोलिन रिसेप्टर सेल डिक्रीज हैं या फिर वो डीजनरेट या डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। एज ए रिजल्ट जो मसल्स हैं वो वहाँ तक तो आती हैं इम्पल्सेस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऊपर से तो नीचे आ रही हैं, लेकिन यहाँ आके जहाँ पर वो रिसेप्टर सेल हैं उसके आगे मसल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन उनका नहीं होता। लेकिन मस्थीनिया ग्रेविस को लेके वेरी स्पेशल जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या ये क्राइसिस हो सकता है, क्या ये एमरजेंसी हो सकती है? यस, मस्थीनिया क्राइसिस हो सकता है। वो कैसे? जब पेशेंट को सडनली लगे कि वो स्वॉलो नहीं कर पा रहा, जब पेशेंट को ये लगे या वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डिस्निया हो रहा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा, दीज टू ऑब्जर्वेशन जो हैं फैमिली को वर्बली एंड रिटन मटेरियल के थ्रू आप टीच करेंगे। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, अंडर योर डायरेक्ट सुपरविजन है, तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस में कि हम उसका स्वॉलो फंक्शन एंड ब्रीदिंग फंक्शन को क्लोजली मॉनिटर करें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पेशेंट स्लाइटली भी कंप्लेन करता है डिस्निया की या स्वॉलो की डिफ़िकल्टी इन स्वॉलो करता है, इट मस्ट बी टेकन सीरियसली। फर्दर आप असेसमेंट कंप्लीट करिए,
और देन डॉक्यूमेंटेशन करिए एंड नोटिफाई द फिजिशियन। सो ये थोड़ा सा मैंने एक टॉपिक सोचा था मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो मोस्ट ऑफ द जो नर्सेज हैं उनको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। यू नीड टू डेवलप ए टेक्निक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द एनक्लेस एग्जाम। जब आप अपनी स्टडी करते हो तो उसमें आप चेंजेस करिए। व्हाट आर दोज चेंजेस? कोई हेडलाइन, कोई शॉर्टकट रूट नहीं है एनक्लेस आरन को पास करना। कोई एक दो तीन कैंडिडेट हो सकते हैं 100 में से जो पास हो जाएं, तो आप कहें कि सो उसने वो बुक को स्टडी किया था इसलिए वो पास होगी। नहीं, व्हाट अबाउट दोस्त 97 कैंडिडेट, 97% जो फेल हो गए हैं? आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस की ज़रूरत है। आप जो इंडिया से करके आते हो, अपने नर्सिंग स्कूल से करके आते हो, दैट वो जो है, वो जो मेथड ऑफ लर्निंग है एंड टीचिंग है, वो एनक्लेस के लिए काफ़ी नहीं है। यू गॉट टू बी 110% प्रैक्टिकल। आपको फिजियोलॉजी आनी चाहिए, तभी आप पैथोफिजियोलॉजी को समझ पाएंगे। अगर आपको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल फिजियोलॉजी नहीं आ रही तो पैथोफिजियोलॉजी को आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। सो दिस वॉज ए शॉर्ट टॉपिक। और द नेक्स्ट लाइन जो मेरी तरफ से है कि अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस एंड प्रेपरेशन करना है एनक्लेस के को लेके वंस फॉर ऑल, बार बार फेल होना, बार बार शॉर्टकट, बार बार हेडलाइन, बार बार ये बुक, बार बार वो बुक, दैट इज नॉट द वे। द साउंडर बुक इज सफिशिएंट, मॉस्विक बुक इज सफिशिएंट, एंड प्लस योर टीचर इज मोर देन नफ। अगर टीचर आपको पैशन से स्टडी कराता है, इंटरेस्ट से स्टडी कराता है, आपके नॉलेज को वो सिंपलीफाई करके नॉलेज को प्रोवाइड करता है, आपको इनकरेज करता है, काउंसलिंग कराता है, स्ट्रेटजी कराता है, तो आई कैन एश्योर यू कि आपके पास होने के चांसेस जो हैं वो 80-90% बन जाते हैं। लेकिन आपको उस टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए जो कॉम्प्रहेंसिव की बात करे, वो दिस बुक दैट बुक की बात ना करे। द बुक जो, अगर आप साउंडर की बुक देखिए, उसका जो कवर पेज उसको पे क्या लिखा हुआ, कॉम्प्रहेंसिव एनक्लेस सर्वी। लिपन कॉर्ड के देखिए, मॉस्बी की देखिए, उस पर भी लिखा है कॉम्प्रहेंसिव, नो शॉर्टकट, नो हेडलाइन से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यू कैन नॉट गेट थ्रू, राइट। सो आप नंबर नोट करिए, दैट इज 267-469-1346। आई रिपीट, 267-469-1346। दैट्स माई नंबर। आप कभी भी मुझे कॉल करिए, कभी भी मुझे व्हाट्सअप करिए, एंड कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस के साथ साथ हम आपको जो है आपका फुल सिलेबस जो है वो टीचर करवाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको स्ट्रेटजी कराई जाएंगी आपकी, क्योंकि मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, आपको करेक्ट किया जाएगा, राइट। आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शाइनेस के, आप अपने कॉन्सेप्ट को, आप अपने डाउट को एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप क्लियर करिए। स्टॉप मी एंड आस्क इफ देयर इज एनी डाउट, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई विल डू इट, आई विल नॉट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। एंड इसके साथ साथ हम आपका एवेल्यूएशन करवाएंगे, एलिजिबिलिटी कराएंगे, एटीटी एंड टेस्ट डेट बुक करेंगे। टेस्ट डेट से 2 दिन पहले काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन में अपने आप को, टाइम को, एग्ज़ाम को, क्वेश्चंस को कैसे 1 बाय 1 हैंडल करना। सो ऑल दिस पैकेज जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन 1 फी ओनली, नो एक्स्ट्रा फी, नो एक्स्ट्रा फी। सो कॉल मी आप ये पूरा प्रोग्राम जानने के लिए। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फेल हो चुके हो तो डोंट गिव अप, आप उसको अबैंडन मत कर दीजिए। आप हमेशा के लिए डिसाइड मत कर लो कि नहीं आई कैन नॉट डू इट, नहीं, आप मुझे कंटेक्ट करिए, आई विल गाइड यू एंड आई विल लेट यू नो कि हाउ द एग्जाम इज डन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।